Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का सिविक्स का चैप्टर नंबर 13 द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी का 11th वीडियो लेक्चर। जी हाँ स्टूडेंट्स, सिविक्स के 13 चैप्टर के हम आज 11th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जुडिशरी के अपॉइंटमेंट की वगैरह वगैरह सारी बातें हम जुडिशरी रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स है आज कवर करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने प्राइम मिनिस्टर और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो जो है जुडिशरी है, यानी कि हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का जो थर्ड पार्ट है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के बाद जो तीसरा आता है जुडिशरी, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और कॉन्स्टिट्यूशनल इंफॉर्मेशन से भरपूर रहने वाला है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका या न्यायतंत्र। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का जो तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो क्या है? जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका है। तो किस तरह से जुडिशरी का लेवल बटा हुआ है, जुडिशरी किस तरह से फंक्शन करती है, उसमें जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, जजेस का टेन्यूर कब तक रहता है, टाइम पीरियड कब तक रहता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है, उन्हें क्या फैसिलिटीज मिलती है, यही सब बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, अगर हम जुडिशरी की बात करें तो स्टूडेंट्स, हम एक बात आप हमेशा याद रखिएगा ऑर्गन्स को पढ़ते वक्त कि हमने पढ़ा था कि एवरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन, इट्स ओन लेजिस्लेटर एंड इट्स ओन एग्जीक्यूटिव्स। ये हमने पढ़ा था कि हर लेवल की गवर्नमेंट का अपना खुद की जुडिशरी, खुद का कोर्ट होता है, खुद के क्या होते हैं, उनके लेजिस्लेचर होते हैं, पार्लियामेंट होता है अपर लेवल पर, और दूसरे लेवल पर क्या होता है, फिर दूसरे लेवल पर होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। अपर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट होता है, तो दूसरे लेवल पर क्या होता है, हाई कोर्ट होता है। तो जी हाँ स्टूडेंट, हर लेवल की गवर्नमेंट में अपना खुद का जुरिस्डिक्शन भी रहेगा। जिस तरह से खुद का लेजिस्लेशन हमने पढ़ा, खुद का एग्जीक्यूटिव हमने पढ़ा, वैसे ही खुद का यहाँ पे लेजिस्लेशन भी हम पढ़ेंगे। तो जुडिशरी की अगर बात करें तो इंडियन जुडिशरी जो कुछ इस तरह से डिवाइडेड है। सबसे हाईएस्ट जो अथॉरिटी है जुडिशरी की, हाईएस्ट बॉडी है, वो कौन सी है? द सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, जिसे सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। ये हो गया द सुप्रीम कोर्ट। ठीक, उसके बाद जो नंबर आता है दूसरे लेवल की, जो है सेकंड लेवल पे, वो है द हाई कोर्ट, है ना, जिसे उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उच्च न्यायालय कहते हैं, हाई कोर्ट भी कहते हैं इसे। ये हाई कोर्ट हो गया। ठीक, अब एक बात याद रखिए, हर एक कोर्ट का अपना खुद का एक मेन जज होगा, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सीजेआई बोलते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया सुप्रीम कोर्ट, ये हो गया हाई कोर्ट। ठीक, अब ये हाई कोर्ट हो गया। अब तीसरे लेवल पे हमारे थर्ड लेवल की भी गवर्नमेंट है, हम जानते हैं लोकल गवर्नमेंट, तो उस लेवल की गवर्नमेंट में भी जुरिस्डिक्शन होता है, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी कि जिला न्यायालय। नाम शायद सुना हुआ आपने। ठीक, पहले क्या होता है स्टूडेंट्स, किसी व्यक्ति को अगर केस करना है, कुछ सिविल या क्रिमिनल सेटेड मैटर्स हैं, तो वो क्या करता है? पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसके केस की सुनवाई होती है और उसे लगता है कि उसे न्याय मिल गया है, तो वो क्या करता है? वहीं से सब कुछ सेटल हो जाता है। लेकिन अगर उसे लगता है कि नहीं, वो केस हार गया वहां पर, उसे लगता है कि नहीं, उसे जीतना चाहिए था, उसे न्याय नहीं मिला है, तो उसके पास एक और चांस होता है अपील करने का। फिर वो कहाँ जाता है? हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में भी पूरी प्रोसेस वही होती है, पूरी सुनवाई होती है, फिर से केसेस लड़े जाते हैं, फिर यहाँ का जज फैसला देता है। अगर यहाँ पर फैसला मिल गया, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट बदल भी सकता है, जैसे इनको अच्छा लगा, या सबूत गवाह जो इनको लगते हैं सेटिस्फैक्टरी, उस हिसाब से। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने भी क्या किया, वही वाला फैसला जारी रखा कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सही फैसला लिया था, तो वो व्यक्ति यहाँ पर भी केस हार गया, उसे लगता है कि नहीं, यहाँ भी उसे न्याय नहीं मिला, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी वो अपील कर सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट जो आखिरी गवर्निंग बॉडी है, वहां से आगे कुछ नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट में अभी अपील कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सारे सबूत गवाह देखे कि केस सही में स्ट्रांग है नहीं है, या देखना चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ नहीं, ये दोनों कोर्ट के फैसले गलत थे, उसने सही दिया था, छूट जाएगा, वहां से बेल मिल सकती है। या फिर हो सकता है कि इन दोनों कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था वही जारी रखे कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि हाई कोर्ट ने भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सही फैसला दिया था, तो व्यक्ति यहाँ भी केस हारेगा। यानी किसी व्यक्ति के पास तीन तरह के चांसेस होते हैं, तीन लेवल पे चांसेस होते हैं अपने आप को बेगुनाह साबित करने का, या फिर न्याय लेने का, है ना, इनोसेंट प्रूव करने का, या फिर जस्टिस हासिल करने का। यहाँ पे तीन तरह के तीन लेवल पावर मिलती है, तीन लेवल पे अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं वो भी क्या होते हैं? तीन तरह के, मतलब इनमें भी तीन तरह के काम होते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होता है, कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसको सीवियर क्राइम्स वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर हो गया, है ना, ये क्या है, सीवियर क्राइम वाला है।
तो इस तरह के जो केसेस होते हैं वो कहाँ सुने जाते हैं? क्रिमिनल कोर्ट में। कहाँ सुने जाते हैं वो? क्रिमिनल कोर्ट में। जी हाँ, वो क्रिमिनल कोर्ट होता है, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ ही होता है, उसको क्रिमिनल कोर्ट बोलते हैं। फिर आता है ऐसे मैटर्स जो क्रिमिनल नहीं है, बहुत सीवियर क्राइम नहीं है, जिसमें जरूरी नहीं है कि उसमें जेल ही होगी, सजा ही सुनाई जाएगी। फॉर एग्जांपल किसी दुकानदार ने किसी ग्राहक को क्या कर लिया? चीट कर लिया, या फिर कोई प्रॉपर्टी सेटेड मैटर है, जमीन का झगड़े का डिस्प्यूट है, कोई कहता है कि हमारी प्रॉपर्टीज ने छीनी है या हड़पी है या जबरदस्ती कब्जा की, इस तरह के मैटर जो होते हैं, या घरेलू झगड़े जो होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच का झगड़ा है ना, इस तरह के जो मैटर्स होते हैं ये कहाँ जाते हैं? सिविल कोर्ट में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सिविल कोर्ट में। ठीक, तो दो तरह के कोर्ट यहाँ पर रहते हैं, एक होता है क्रिमिनल कोड और दूसरा सिविल कोड। और एक और कोड होता है, जी हाँ, उसे सेशन कोड भी बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेशन कोड। ये जरूरत पड़ने पर ही सुनवाई इसकी होती है, और स्पेशल केसेस में इसकी सुनवाई होती है। कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस आ गए तो वहां पर होती है। आपस में अगर सुलह करवानी है, मतलब दो पार्टी है, दोनों में झगड़ा चल रहा है, उन दोनों के बीच सुलह करवानी है, तो इस तरह के कोर्ट्स की जरूरत पड़ती है। ये लोग मुकदमा नहीं लड़ते, डायरेक्टली उनके बीच बिठा के फोरम की तरह होता है, बातचीत करते हैं, उनके डिफरेंसेस दूर करते हैं और उनको एक साथ ला देते हैं और दोनों लड़ाई झगड़ा छोड़ देते हैं। तो इस तरह का जुडिशियल सिस्टम है। स्टूडेंट्स आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हेड होगा उसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, सीजीआई। यहाँ का जो हेड होगा उसे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही कहते हैं, हेड, है ना। और यहाँ के चीफ को जज ही बोलते हैं। यहाँ सीजीआई नहीं होता है, लोकल लेवल की गवर्नमेंट है। सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए, दूसरा नंबर का कोर्ट होता है हाई कोर्ट, और तीसरे नंबर पे होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 3 भागों में बटा है, क्रिमिनल कोर्ट, सिविल कोर्ट और सेशन कोर्ट। आपको ध्यान क्या रखना है स्टूडेंट कि हर पूरे देश में सिर्फ एक ही सुप्रीम कोर्ट होगा, याद रखिए, जो दिल्ली में है। दूसरा हाई कोर्ट की बात करें हम, तो हाई कोर्ट जो है हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता है। क्या होता है कि हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होता ही होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है स्टूडेंट कि जो हाई कोर्ट है कई स्टेट्स में, जैसे कुछ छोटे छोटे स्टेट्स है, फॉर एग्जांपल गोवा बहुत ही छोटा स्टेट है और महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है, तो कई बार बड़े स्टेट में एक से ज्यादा हाई कोर्ट, यानी हाई कोर्ट एक ही होता है, बस उसके 2 ब्रांचेस कर दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम एमपी की बात कर लें तो हमारे यहाँ जबलपुर में एक ब्रांच है और एक ब्रांच ग्वालियर में है। तो इस तरह से क्या हुआ है, हाई कोर्ट के 2 ब्रांचेस बने हैं। लेकिन गोवा जैसे स्टेट में, छोटे से स्टेट में हाई कोर्ट नहीं बनाया जा सकता। तो गोवा के लोग भी अगर कुछ केसेस वगैरह करने उन्हें, तो वो बॉम्बे हाई कोर्ट में यानी महाराष्ट्र के हाई कोर्ट तक आते हैं। नहीं तो उनके गोवा में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलेंगे, ऐसे सेशन कोर्ट, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट, इस लेवल पे ही केसेस सॉल्व होते हैं। वरना किसी और को आगे अपील करनी है तो फिर उसे बॉम्बे हाई कोर्ट जाना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि कई बार जनसंख्या को देखते हुए, पॉपुलेशन देखते हुए क्या किया जाता है, एक स्टेट में एक से ज्यादा हाई कोर्ट बना दिए जाते हैं, या फिर क्या किया जाता है 2 स्टेट्स का मिला के एक ही हाई कोर्ट होता है अगर कम जनसंख्या है तो इस तरह से फंक्शनिंग होता है। तो ये हमने बात कर ली है जुडिशरी की। आपको ध्यान क्या रखना है कि जिस प्रकार से लेजिस्लेशन का और एग्जीक्यूटिव का हर लेवल पे अपने खुद के लेजिस्लेशन, खुद के एग्जीक्यूटिव्स हैं, उसी प्रकार से जुडिशरी भी खुद की होगी हर लेवल पर। जी हाँ, सेंट्रल लेवल पे सुप्रीम कोर्ट है, स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है और लोकल लेवल पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे। तो स्टेट लेवल पर कौन आया? चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए। जी हाँ, ये हमने पढ़ा था, है ना। वहां पर एग्जीक्यूटिव्स, यहाँ पर अगर हम बात करें पार्लियामेंट होता था सेंट्रल गवर्नमेंट पे, तो यहाँ पर क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हर लेवल का अपना खुद का लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी मौजूद है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। यही तो उसका रूल है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने, जुडिशरी के इंट्रोडक्शन ले लिया। चलिए हम और डिटेल में समझते हैं जुडिशरी के बारे में, इसके फंक्शन और पावर, साथ ही साथ इसके अपॉइंटमेंट भी देखते हैं कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस टॉक अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या क्या वर्क करता है, उसे क्या फैसिलिटी मिलती है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसमें हम कौन कौन से पॉइंट कवर अप करने वाले, तो पहला नंबर ऑफ जजेस, कितने जजेस होते हैं। दूसरा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उन जजेस को अपॉइंट कौन करता है। तीसरा पे अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस। पे अलाउंस मतलब उन्हें पेमेंट कितनी मिलती है, भत्ता कितना दिया जाता है, पेंशन तो आपको पता है। साथ ही साथ इम्यूनिटीज ऑफ जजेस, यानी जज की क्रेडिबिलिटी पे कोई सवाल नहीं उठा सकता है, यानी जज जिस भी प्रकार से फैसला ले उस पर कोई अपॉइंटमेंट, कोई भी उस पर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। चौथा, पांचवा, ओथ ऑफ जजेस, यानी जजेस को शपथ दिलाई जाती है कि वो कानून की रक्षा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे, वगैरह वगैरह,
उसके बाद बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाय जजेस, यानी कोई भी जज एक बार रिटायर हो गया सुप्रीम कोर्ट से तो फिर से कहीं और पे प्राइवेटली या कहीं भी ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है जज। तो ये सारी बातें हम कवर अप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स हमें ध्यान क्या रखना है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं ये सारे जुडिशरी के, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लेट डाउन होते हैं, यानी संविधान में पहले से ही लिखे हुए हैं कि जज कौन होगा, कैसे चुना जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू चुना जाएगा, ये सारी बातें लिखी होंगी। कौन चुनेगा, चुनने के बाद उसकी पावर क्या होगी, चुनने के बाद उसे हटाया कैसे जाएगा, ये हम अलग से पढ़ेंगे सारी बातें। पर चलिए हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसा है सुप्रीम कोर्ट का। तो सबसे पहली बात, नंबर ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट में जितने भी नंबर ऑफ जजेस हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अकेला एक ही जज संभालता है, जी हाँ, वहां पे नंबर ऑफ जुरिस्डिक्शन है, जूरी होती है, पूरा टीम होता है, कोई एक आदमी फैसला नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मैटर्स आते हैं जो पूरी कंट्री को चेंज करने तक की पावर रखते हैं, ऐसे मैटर्स आते हैं जिनसे पूरे देश पे इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अभी राम मंदिर का फैसला जो लिया गया है ना, तो इस तरह के ऐसे फैसले आते हैं जो पूरे देश को बदल के रखने की या पूरे देश को इधर से उधर कह सकते हैं हम उथल पुथल करवाने की पावर रखते हैं। तो ऐसे फैसले सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, यानी हाई प्रोफाइल केसेस। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट होते हैं, एक तो होता नहीं क्योंकि एक इतना बर्डन संभाल नहीं सकता, एक के बस की बात नहीं इतना सब कुछ कर पाना, इसीलिए नंबर ऑफ जजेस रखे जाते हैं, यानी एक से ज्यादा, लगभग 30 जजेस रखे जाते हैं। और तो और ये डिसाइड कैसे होता है कि कितने जजेस होंगे, फिक्स नहीं है कि 30 ही होंगे, 28 ही होंगे, 29 होंगे, फिक्स नहीं होता है। स्टूडेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल नंबर 124A के हिसाब से, 124 फर्स्ट के हिसाब से, कि जो भी नंबर ऑफ जजेस होंगे वो डिसाइड करेगा पार्लियामेंट। जी हाँ, पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स आपस में बिल लाके क्या करेंगे, लॉ बना के डिसाइड कर सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, 30 जजेस होंगे, 29 जजेस होंगे, कितने भी जजेस होंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, वही डिसाइड करता है। और तो और प्रेजेंटली की अगर बात करें हम, तभी 29 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। प्रेजेंटली करंटली हमारे सुप्रीम कोर्ट में 29 जजेस हैं और एक सुप्रीम कोर्ट के जज जिन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI कहा जाता है। इन्हें टोटल 30 जजेस हो गए। तो ये नंबर फिक्स नहीं है, कितने नंबर बढ़ाने हैं, कितने कम करने हैं, ये सब कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। कौन से आर्टिकल के हिसाब से, आर्टिकल 124। तो आर्टिकल 124 फर्स्ट कहता है कि नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ये जो होगा ये कौन डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी बिल लाकर, लॉ बनाकर। ठीक है, तो जजेस कितने होंगे कितने नहीं, कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट। किस हिसाब से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 124 फर्स्ट के हिसाब से। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन से आर्टिकल के हिसाब से पार्लियामेंट के लोग या पार्लियामेंट नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करते हैं। तो आर्टिकल 124(1) के हिसाब से ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस यानी जज को अपॉइंट कौन करता है। स्टूडेंट्स आप पहले ही जानते हैं कि सारे के सारे अपॉइंटमेंट किसके नाम पर होते हैं, प्रेसिडेंट के। भले ही प्रेसिडेंट की मर्जी हो या ना हो, उसे अपॉइंटमेंट करना पड़ता है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस होता है किसके नाम पर, प्रेसिडेंट के नाम पर। प्रेसिडेंट किसी भी जज को अपॉइंट करने से पहले उसके प्रीवियस वाले चीफ जस्टिस से कंसल्टेंट करता है एक बार, कि आपके नजर में कौन ऐसा है जो आपकी जगह ले सकता है, मतलब कौन ऐसा जज है जो अच्छा होगा। जरूरी कि उसी को कर देगा बताने के बाद भी, बस उसकी सलाह पर एक बार गौर करेगा, छानबीन करेगा, उसके सजेशन को देखेगा कि उसने सही सजेशन दिया है या नहीं दिया है। तो क्या होता है, जजेस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करता है। स्टूडेंट प्रेसिडेंट वैसे भी ज्यादातर तो किस पार्टी का होता है, रूलिंग पार्टी यानी गवर्नमेंट का होता है, वही लोग मिलकर प्रेसिडेंट को बनाते हैं। फिर प्रेसिडेंट क्या करता है, दूसरे जज से पूछकर, एक बार जज का अपॉइंटमेंट हो गया तो उससे हटाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस जज के ऊपर कभी कोई प्रेशर ही नहीं होता, यानी वो किसी के दबाव में काम करे, यानी गवर्नमेंट भी उस जज को कंट्रोल नहीं कर सकती, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ की जुडिशरी जो है फ्री मैटर में है और इंडिपेंडेंट है, पूरी तरह से इम्पार्शियल है, कोई भेदभाव नहीं, कोई पार्शलिटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, अपने मन से काम करती है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करती है, कोई पार्टी उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। यानी जो फैसला आता है पूर्ण तरह से सही और निष्पक्ष आता है एकदम हमेशा हमारे सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, तो इस तरह से जजेस का अपॉइंटमेंट होता है। तीसरा, पे अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस, यानी जजेस को जो पेंशन मिलती है या फिर उसे जो पे अलाउंस यानी उसे पेमेंट दिया जाता है, उसे जो भत्ता दिया जाता है, महंगाई भत्ता जो दिया जाता है, ये सब कैसे डिसाइड होता है, ये सब पार्लियामेंट में डिसाइड होता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स लेट डाउन, है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स लेट डाउन है, संविधान में जो नियम लिखे हैं कि जजेस का सैलरी कितना हर महीने बढ़ेगा या हर साल कितना % बढ़ेगा, उसे कितनी पेंशन मिलेगी, ये सब कुछ डिसाइड होता है कहाँ, पार्लियामेंट में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अपने मन से पार्लियामेंट के लोग भी ये सब डिसाइड नहीं कर सकते, ये सब डिसाइड होगा पार्लियामेंट में ही करेंगे लोग, लेकिन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी इसमें कोई चेंज जबरदस्ती लाया नहीं जा सकता। तो ये हो गया पे अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस। चौथी बात, इम्यूनिटीज ऑफ जजेस, यानी जजेस की जो फैसला लेने की पावर है या जजेस ने जो फैसला दी है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता।
यानी जजेस ने जो भी फैसला दिया उस जज के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ना पार्लियामेंट का कोई मेंबर, ना सारे पार्लियामेंट के मेंबर, या फिर ना हम लोग, कोई भी जज के क्या कर सकते हैं, उसकी इम्यूनिटी पर, उसकी समझ पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता। क्यों? वो जज जो है उसने सारे सबूत देखे, सारे गवाह देखे और निष्पक्ष रूप से होकर उसने फैसला सुनाया संविधान के अकॉर्डिंग। लेकिन हम पीपल, कोई ना कोई हम में से किसी एक पार्टी की तरफ होते हैं, किसी एक पर्सन के तरफ होते हैं, एक धर्म के तरफ होते हैं, या कहीं ना कहीं हमारा फेवर एक जगह होता है। लेकिन जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो निष्पक्ष होता है, इम्पार्शियल होता है, उसे ना धर्म से लेना देना है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी या एजेंडा से, वो सिर्फ और सिर्फ संविधान के अकॉर्डिंग ही चलता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है अंतिम एवं सर्वमान्य होता है, उसके फैसले पे कोई आवाज नहीं उठा सकता। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसके खिलाफ आवाज उठाना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पावर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो फैसला दिया है उसे सबको मानना ही होगा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। ठीक, तो ये इम्यूनिटी ऑफ जजेस है, जजेस को हमेशा सम्मान मिलेगा, उनके फैसले पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, कोई सवाल जवाब नहीं किया जा सकता। मीडिया तो बहुत दूर की बात है, कोई पर्सन भी सवाल जवाब नहीं कर सकते, एमएलए एमपी भी। उसके बाद ओथ ऑफ द जजेस, यानी कि जजेस को जब अपॉइंट किया जाता है तो उन्हें उन्हें शपथ दिलवाई जाती है, पद एवं गोपनीयता की उन्हें शपथ दिलवाई जाती है कि मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा। आप तो वैसे भी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे जो जजेस होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस या सारे कोर्ट जो है, उनका काम क्या है? हमारे सिटीजन्स का राइट की रक्षा करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजन के राइट्स की रक्षा करना, हमेशा संविधान को बचाए रखना, हमारे जो सिटीजन्स होंगे, नागरिक होंगे, उनके किसी राइट्स को नुकसान ना पहुंचे, उनको बचाए रखना। यानी कि बने हुए लॉ को लागू करने के बाद उस लॉ की प्रोटेक्ट करना, उस लॉ की रक्षा करना किसका काम है? सुप्रीम कोर्ट का काम होता है। तो जी हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट काम यही करता है। जजेस को शपथ दिलाई जाती है। सबसे पहले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, सीजीआई, उसे शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट हाथ में पर्ची लेता है, बाजू में वहां खड़ा रहता है चीफ जस्टिस। जैसे प्रेसिडेंट बोलेगा कि जो पढ़ना है आपको पढ़ना है, जैसे प्रेसिडेंट के पास वो कागज होगा, उसमें वो पढ़ेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज शपथ लेता हूं कि पूर्ण निष्ठा से भारतीय संविधान के हिसाब से, तो भी पीछे बोलेगा पूर्ण निष्ठा करता हूं भारतीय संविधान के हिसाब से। इस तरह से पूरी शपथ दिलवाई जाती है। उसके बाद एक बार प्रेसिडेंट ने चीफ जस्टिस को शपथ दिलवा दी, ओथ, उसके बाद वो दूसरे जजेस को ओथ दिलाता है। कौन? जो नया जज बना है। यानी प्रेसिडेंट सिर्फ सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है, फिर सीजीआई बाकी दूसरे जजेस को शपथ दिलाता है। यानी अकेला काम शपथ दिलाने का प्रेसिडेंट का नहीं है, वो सिर्फ किसको शपथ दिलाता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, यानी कि मुख्य न्यायाधीश को। बाकी न्यायाधीशों को यानी बाकी जजेस को शपथ कौन दिलाता है? तो दूसरा हमारा जो अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना है नया, जिसे किसने शपथ दिलवाई है? राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने, वो दिलाता है उन्हें शपथ। ठीक, तो ऑफ जजेस। उसके बाद बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाय जजेस। जी हाँ, कोई जज अगर सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो जाता है तो उसे परमिशन ही नहीं है कि वो किसी और कोर्ट में एज ए जज प्रैक्टिस करे या फिर किसी अथॉरिटी पार्टी के सामने एज ए एडवोकेट बन के पेश हो। जी हाँ, उसे प्रैक्टिस गिव अप करना पड़ता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज है, इसका मतलब उसने पूर्ण निष्पक्ष रूप के, इम्पार्शियल रूप से क्या किया? फैसले सुनाए हैं। लेकिन अब उसे किसी और जगह डाला जाएगा तो क्या होगा? फैसलों पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे छोटे कोर्ट में चला गया प्रैक्टिस करके सुप्रीम कोर्ट से, तो क्या होगा? अक्सर वहां पे देखा जाएगा कि इतने बड़े जज हैं, सुप्रीम कोर्ट से पढ़कर आए हैं, वहां पे उन्होंने फैसला दिया है तो वो तो सही ही दिया होगा, या उनके पास ही केस ले जाते हैं। तो इस तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जो एक बार जज बन गए फिर उन्हें प्रैक्टिस करने किसी और कोर्ट में नहीं दिया जाता, ना ही एज ए एडवोकेट के रूप में, ना ही एज ए जज के रूप में। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने किसकी? सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के ना, ऑर्गेनाइजेशन जो सुप्रीम कोर्ट का, हमने देखा नंबर ऑफ जजेस क्या होते हैं, वो डिसाइड करता है पार्लियामेंट आर्टिकल 124 फर्स्ट के हिसाब से। नंबर सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, लेकिन वो प्रीवियस वाले जज का क्या कर लेता है? एडवाइस भी लेता है। तीसरा, पे अलाउंस एंड पेंशन ऑफ जजेस, ये सब डिसाइड करेगा पार्लियामेंट, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। चौथा, इम्यूनिटीज ऑफ जजेस, यानी जजेस के फैसले पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, ना पार्लियामेंट का मेंबर, ना पार्लियामेंट के सारे मेंबर, ना कम्युनिटी, कोई नहीं उठा सकता। पांचवा, ओथ बाय द जजेस, यानी जजेस को शपथ दिलाने का काम कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ दिलाता है प्रेसिडेंट। फिर प्रेसिडेंट जब उनको शपथ दिला दिया तो जो नया सीजीआई बना है वो क्या करेगा? दूसरे जजेस को वो क्या दिलाता है? ओथ, शपथ दिलाता है। बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाय जजेस, यानी सभी जो जजेस हैं उनकी प्रैक्टिस पर बैन होता है। सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई जज रिटायर हो गया तो फिर आगे चल के किसी और कोर्ट में बाद में एज ए एडवोकेट या एज ए जज प्रैक्टिस नहीं कर सकता, बिकॉज ये अफेक्ट कर सकता है इन समहाउ, किसी मैटर में अफेक्ट कर सकता है दूसरे केसेस को, इससे उसे प्रैक्टिस करने नहीं दिया था। तो स्टूडेंट्स, ये बात हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की।
चलिए अब हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या दूसरे जज, उनका टाइम पीरियड क्या होता है, टेन्यूर क्या होता है, उनकी एज क्या होती है अपॉइंटमेंट की, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें चलिए हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए हम बात करते हैं जजेस के टेन्यूर की, यानी उसका टाइम पीरियड, अवधि क्या होती है, कितने समय तक वो काम करते हैं, कितनी एज ऑफ ईयर्स तक वो जज बने रह सकते हैं, उनका रिटायरमेंट एज क्या होता है, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टूडेंट देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये कि दे रिमेन एट देयर पोस्ट अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। कोई भी जज जो होता है वो 65 ईयर्स की एज तक, यानी उसकी जब एज 65 साल तक की हो जाती है तब तक वो जज बना रह सकता है। उसके बाद वो जज नहीं रह सकता, उसे रिटायरमेंट करना ही पड़ता है, उसका रिटायरमेंट हो जाता है, सेवानिवृत्ति कर दी जाती है। तो ऐसा क्यों कि 65 ईयर्स की एज के बाद क्या हो सकता है, वो पर्सन फिजिकली वीक हो सकता है, सोचने समझने की शक्ति कम हो सकती है, बॉडी पूरा साथ नहीं दे सकती है जो भी फैसले होते हैं उससे लेने में, इसलिए उसे पोस्ट से रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो 55 और 60 ईयर्स की एज में ही बनते हैं, 55 से 60 ईयर्स के बीच में, यानी उनके पास काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 5, 6, 7 साल से ज्यादा का समय नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है तो आपको बताते हैं। स्टूडेंट जैसा कि आपको पता है कोई भी पर्सन जो 12वीं पास करता है तो 18 ईयर्स का होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है तो लगभग वो 23 ईयर्स का हो जाता है। यानी कोई जज बनने के लिए पहले वकील बनना पड़ता है, जज के लिए कोई अलग से एकदम पढ़ाई नहीं होती है, वकील बनना पड़ता है। तो वकील बन के ही आप जज बन सकते हैं। तो क्या करना होता है, जैसे कि आपने 12वीं पास की तो आप 18 साल के हैं, 12th में आप कितने ईयर्स के थे, 18 ईयर्स के, है ना, 12th में समझ लीजिए कि 18 ईयर्स के हो गए। फिर आपने ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आप 3 साल का 4 साल का कोर्स होता है, यानी मान के चलते हम कि 22 ईयर्स में ग्रेजुएशन होगी, जो ग्रेजुएशन होगी वो कितनी होगी, 22 साल की उम्र में होती है, 22 साल की उम्र में ग्रेजुएशन होगी। उसके बाद फिर LLB का कोर्स करना पड़ता है वकील बनने के लिए, है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन करो और वकील का कोर्स करो, यानी लगभग इसमें भी कम से कम 5 साल या 7 साल लग जाते हैं, है ना। तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन यानी PG पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होगी उसमें भी 5 साल लग जाएंगे, तो लगभग 28 ईयर्स में क्या बनते हैं, समझ लीजिए वकील, 28 ईयर्स में क्या बने, वकील बने, एंड 28 ईयर्स की एज में क्या बन गए, एडवोकेट बन गए। ठीक है, अब एडवोकेट बनते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बनते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है और सेशन कोर्ट होता है। वहां पर कम से कम 10 साल प्रैक्टिस करेंगे तब जाके हाई कोर्ट पहुंचेंगे, यानी 28 साल में 10 साल की प्रैक्टिस जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 38 ईयर्स हो गया, तब जाके वो कहां पहुंच पाएंगे, हो सकता है हाई पोस्ट पे पहुंचे, जज बने, कहां के, फिर एडवोकेट से जज बनेंगे, उसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बन सकते हैं वहां पर। ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज बने, है ना, यानी जज बने कहां पर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के 38 ईयर्स के एज में। अब किसी भी जज का 10 साल का एक्सपीरियंस अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है तो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। तो हाई कोर्ट का जज बनने के लिए इनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 10 प्लस कर दिया तो 38 से क्या बन गया, 48 हो गया। कितने साल के हो जाएंगे, लगभग 48 ईयर्स के हो जाएंगे। यानी हाई कोर्ट का जो जज होता है, हाई कोर्ट का जो जज होता है वो 48 ईयर्स का होता है। फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो 10 साल का एक्सपीरियंस और चाहिए। उसकी क्वालिफिकेशन क्या है कि एनी जज हु वांट टू बी जज इन अ सुप्रीम कोर्ट ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स एज ए जज इन हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में भी उसे 10 साल का जज रहना पड़ेगा, तो हाई कोर्ट में 10 साल काम किया तो 58 ईयर्स का हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कोई भी सुप्रीम कोर्ट का जो जब जज बनने जाता है वहां तक की एज पहुंचते पहुंचते वो 55-58 के आसपास का एज उसकी हो ही जाती है, तो इसलिए वो जल्दी रिटायर भी हो जाता है 65 की एज में आके। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो रिटायरमेंट का फंडा है किनका, जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, तो कोई भी जज जो है अपने पोस्ट पे कब तक रह सकता है, अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। लेकिन अगर उसकी मर्जी हो रही है कि वो 65 एज की ईयर से पहले ही रिटायर हो जाए, है ना, पहले ही रिजाइन दे दे, अपनी सर्विसेज छोड़ना चाहता है छोड़ सकता है, कोई बॉन्डेज नहीं है। ऐसा नहीं है कि जज बन गए तो हमेशा रहना ही 65 तक, नहीं, वो पहले भी छोड़ सकता है। अगर उससे लगता है कि वो अनेबल है कार्य को करने में तो छोड़ सकता है, पर्सनल रीजन के कारण भी छोड़ सकता है। ठीक, तो ये बात कर ली हमने किसकी, जजेस के अपॉइंटमेंट की, जजेस के रिटायरमेंट की। अब हम बात कर लेते हैं कि जजेस को हटाया जा सकता है, यानी रिमूवल ऑफ जजेस, जिसे हम इम्पीचमेंट यानी कि महाअभियोग कहते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस की बात कर रहे हैं। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है, ये महाअभियोग कैसे होता है। जज को अपॉइंट करना तो बहुत आसान है, एक पहले बार जज से पूछ लो, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट कर देता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मर्जी से। लेकिन अब बना दिया तो हटाना इतना आसान नहीं है, बनाने के लिए कुछ ही लोग चाहिए थे, लेकिन हटाने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं। फिर क्या होता है, हटाने के लिए किसी भी जज को अगर हटाना है तो पहले पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में क्या करना पड़ेगा, मीटिंग करनी होगी। उस ज्वाइंट सेशन में यानी दोनों हाउस मिलकर मीटिंग करेंगे और उसमें वोटिंग करेंगे, और अगर वोटिंग में 2/3 मेजॉरिटी मिल गई, यानी 545 + 250, इसमें से 2/3 लोगों ने बोला, ये जो 545 होंगे और 250 होंगे, ठीक है,
यानी जो 795 होंगे इसमें से 2/3 लोग कहते हैं, 2/3 लोग इसमें से अगर कहते हैं कि नहीं वो जजेस क्या है, गिल्टी है, उस जज का बिहेवियर सही नहीं है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो उस जज को रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 2/3 की मेजोरिटी नहीं मिली तो उसे हटाया नहीं जा सकता। तो इसी रिमूवल ऑफ प्रोसेस ऑफ जजेस को क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। ये कैसे होता है, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में 2/3 की मेजोरिटी आनी चाहिए, वोटिंग के थ्रू, है ना, 2/3 लोग बोलने चाहिए कि उसे हटाना पड़ेगा, हटाना चाहिए, तो वो इम्पीचमेंट कहलाएगा। नहीं मिली 2/3 की मेजोरिटी तो एज ए अपनी पावर एंजॉय करते रहेगा, एज ए जज बना रहेगा अपनी पोस्ट पे। तो ये होता है इम्पीचमेंट की प्रोसेस, है ना। 2/3 मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड इन पार्लियामेंट वोटिंग फॉर रिमूवल ऑफ ए जज, है ना। 2/3 मेजोरिटी ऑफ वोटिंग चाहिए होती है पार्लियामेंट में, किसे रिमूव करने के लिए, जजेस को रिमूव करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने किसकी, टेन्यूर ऑफ जजेस, यानी जज कितने साल तक बने रह सकते हैं, और उनकी प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट, यानी उन्हें निकालने का, उनका रिमूवल करने की प्रोसेस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, उसका क्वालिफिकेशन कैसा होता है, इन सब की बात करते हैं, खासकर क्वालिफिकेशन की। व्हाट आर द क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए 3 मेन क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ती है। जी हाँ, 3 मेजर क्वालिफिकेशन जो है वो होनी ही चाहिए, क्या बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। तो कौन सी वो 3 मेजर क्वालिफिकेशन है, कौन सी वो 3 मुख्य पात्रताएं हैं जिन्हें पूरा करने के बाद ही कोई पर्सन क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो देखिए सबसे पहला, ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वही वाला जो हमेशा हमने पढ़ते हैं प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, कि वो व्यक्ति क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ही और शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जज बनने के लिए क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट ही है, सिटीजन ऑफ इंडिया तो होना ही चाहिए। चलिए दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है, वो तो आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है कि शुड हैव वर्क एज ए जज, वो एज ए जज काम किया रहना चाहिए इन एनी हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स कंटिन्यूअसली। जी हाँ, वो एज ए जज काम किया हुआ रहना चाहिए किसी हाई कोर्ट में या फिर 2 से ज्यादा कोर्ट्स में कंटिन्यूअसली 5 साल तक। जी हाँ, 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट 5 साल तक, 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो वही हम आपको बताए थे, यानी कि शुड हैव वर्क एज ए जज इन एनी हाई कोर्ट, किसी हाई कोर्ट में वो एज ए जज 5 साल कम से कम काम किया रहना चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के दूसरे कोर्ट्स में, जरूरी है कि हाई कोर्ट में, किसी दूसरे 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में कंटिन्यूअसली 5 साल तक वो क्या रहना चाहिए, जज के रूप में प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो पहली शर्त यह है कि उसे एटलीस्ट 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में जज रहना चाहिए, या फिर 2 या 2 से ज्यादा कोर्ट में, यानी 2 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकता है या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो सकते हैं, वहां पर कंटिन्यूअसली 5-5 साल तक क्या रहना चाहिए, जज रहना चाहिए, तब जाके वो क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। या फिर अगर ये क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हो रही तो उसके और में भी क्वालिफिकेशन है, या फिर क्या कर सकते हैं, शुड हैव एक्टेड एज एन एडवोकेट इन 1 और मोर देन 1 हाई कोर्ट्स, या फिर वो किसी एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट में एज ए एडवोकेट, एज ए वकील के रूप में उसने कार्य किया हो, और फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। जी हाँ, 10 साल तक उसने किसी क्या कहते हैं, कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में 10 साल से ज्यादा तक, कम से कम 10 साल तो चाहिए ही, तक का वकील के रूप में कार्य किया हो। लेकिन ये वकील के रूप में कार्य करना जो है वो किसी हाई कोर्ट में 10 साल के लिए है, जबकि अगर जज के रूप में वो है तो 5 साल भी चल जाएगा किसी एक हाई कोर्ट में, और वकील के रूप में काम करना है तो 10 साल तक चाहिए किसी एक हाई कोर्ट में। तो कहने का मतलब यह है कि यदि आप जज से जज ही बनना चाहते हैं ना, पहले भी जज थे हाई कोर्ट के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 5 साल किसी हाई कोर्ट में एज ए जज रहना पड़ेगा। लेकिन यदि आप एडवोकेट हैं और एडवोकेट से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहते हैं, या उसके बनाने की जो क्वालिफिकेशन है, तो कम से कम 10 साल तक एडवोकेट रहना पड़ेगा, 5 साल तक जज, 10 साल तक एडवोकेट हैं, तो जाके आप क्या बन सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। वही क्वालिफिकेशन यहाँ दी है, शुड हैव वर्कड एज ए जज इन एनी हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स की। दूसरा, और में शुड हैव एक्टेड एज एन एडवोकेट इन 1 और मोर देन 1 हाई कोर्ट्स, एक या एक से ज्यादा हाई कोर्ट्स में फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, कम से कम 10 साल तक वो क्या रहना चाहिए, जज बना रहना चाहिए एज ए एडवोकेट, 10 साल तक एडवोकेट, 5 साल तक जज। तो ये क्वालिफिकेशन पूरी करते ही रहना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट तीसरा जो है, थर्ड, इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट
शुड बी ए डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट, वो प्रेसिडेंट की नजर में, प्रेसिडेंट के अनुसार वो बहुत ही डिस्टिंग्विश यानी अच्छा न्यायाधीश, अच्छा ज्यूरिस्ट होते रहना चाहिए। वरना अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि वो अच्छा ज्यूरिस्ट नहीं है, वो पोस्ट को संभाल नहीं पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को उसे जज अपॉइंट नहीं किया जाएगा, यानी कि प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप 3 यहाँ शर्तें देख पा रहे हैं। पहली शर्त है कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरे शर्त को मान लो कि वो प्रेसिडेंट के ओपिनियन में डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, और तीसरा वही कि शुड हैव वर्कड एज ए जज इन a high court for at least 5 years, 1 or more than 1 high court, 2 or more than 2 हाई कोर्ट में एटलीस्ट 5 साल तक जज के रूप में काम करते रहना चाहिए, या फिर किसी कोर्ट में एज ए एडवोकेट रहना चाहिए, या एक से ज्यादा कोर्ट में एडवोकेट रह सकता है, वो कम से कम 10 सालों तक, है ना, 10 सालों तक एडवोकेट रह सकता है, तब जाके वो क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जजेस की क्वालिफिकेशन के 3 मेन है, सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर उसकी प्रैक्टिस एज ए जज या फिर एज ए एडवोकेट हाई कोर्ट में। अगर उसे जज की प्रैक्टिस की है 5 साल तक हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। लेकिन अगर उसने एडवोकेट की प्रैक्टिस की है तो कम से कम 10 साल की प्रैक्टिस रहेगी उसे हाई कोर्ट के जजेस में, तब जाके वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाएगा। और तीसरा जो है वो ये है कि वो प्रेसिडेंट की नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूरी होना चाहिए, यानी बहुत ही मुख्य विश्वास पात्र क्या होना चाहिए, एक जूरी होनी चाहिए, जूरिस्ट होना चाहिए, अच्छा क्या कर सकते हैं, न्यायाधीश होना चाहिए। तो इतनी सारी प्रोसेस अगर फॉलो करेगा, ये क्वालिफिकेशंस रहेंगी, तब जाके कोई पर्सन क्या बन सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। उसके बाद क्या होगा, फिर वही पावर ओथ दिलाई जाएगी, फिर उसे पेंशन जो होगा उसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता, इम्यूनिटीज वगैरह वगैरह सारी बातें होंगी, 65 में रिटायर होना पड़ेगा, ये सारी बातें फॉलो होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात कर ली हमने किसकी, क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस की। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके डाउट दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आने वाले वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर्स, जी हाँ, जजेस की पावर को भी हम डिस्कस करेंगे, इनके पास किस तरह की पावर्स होती है, जजेस के पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तब तक हमारे चैनल पे आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल विद्यास्थली वाले सर।